Hello, are you listening? So okay. Today, today I am taking six classes, section of class 10 because Rashmi ma'am is sick. So I mute off all of you. I mute. And now listen. I will start the chapter acid, base, and salt again. So okay. Now, what is the definition of acid and bases according to the Arrhenius? Because you have to learn the definition of Arrhenius only. There are so many definitions of acid and bases. Bonsted and Lowry concept, Lewis base concept, but you have to know about the Arrhenius concept of the acid and bases. So according to the Arrhenius concept, acids are the substances which produce H plus ion in water, and that is known as hydronium ion, H3O plus. And the substance which produce OH ion, hydroxide ion in water, that is known as bases. Yes, right? So water soluble bases are known as alkali. Now one question is asked, okay, the compound ethanol C2H5OH, it was, yes, the compound ethanol C2H5OH, that also contains OH. So is it a base? क्या इथेनॉल इथेनॉल में भी OH है? जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, COH2, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, दिस कंटेन्स OH. तो इथेनॉल बेस है क्या? हम यही क्वेश्चन पूछ रहे हैं. अकॉर्डिंग टू द Arrhenius, the substance which gives H plus ion in water is an acid, or the substance which gives OH ion in water is known as base. तो यहाँ पे इथेनॉल भी तो C2H5OH ये कंटेंस करता है OH. जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड में NaOH है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में OH है, हाइड्रोक्साइड आयन है, मैग्नीशियम. क्या इथेनॉल बेस है? अगर है तो क्या है? Why? 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 It will not produce OH ion. It is not a base. Ethanol is not a base. It contains OH. C2 ethanol हाइड्रोक्साइड वो फंक्शनल ग्रुप है. C2H5OH वो हाइड्रोक्साइड जो तुम OH देख रहे हो फंक्शनल ग्रुप, वो हाइड्रोक्सिल ग्रुप, वो अगर पानी में उसको मिलाओगे तो इट विल नॉट प्रोड्यूस OH ion. इथेनॉल विल नॉट प्रोड्यूस OH ion. So that is not a base. ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऑल मेटल ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड इज नोन एज बेस. लेकिन यहाँ पे इथेनॉल क्या बेस है? या इथेनॉल it is not a base. Why it is not a base? Because it will not produce OH ion in water. समझ में आया ये? और कभी कभी पूछा जाता है, जैसे तुम्हारा Arrhenius के, हाँ पहले सुन लो उसके बाद you will ask the question. हाँ पहले हाँ बोलो क्या है इस, हाँ, हाँ, हम्म हम्म. हाँ तो जब हमने बताया है ना कि द रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज्ड, that is called exothermic reaction, and the reaction in which is absorbed, that is called endothermic reaction. हाँ तो इंडोथर्मिक रिएक्शन में टेम्परेचर लोअर्ड हो जाता है, डाउन हो जाता है, हीट इज एब्जॉर्ब. जैसे फोटोसिंथेसिस के पहले चैप्टर में हमने बताया था कि फोटोसिंथेसिस, हाउ फोटोसिंथेसिस इज एन इंडोथर्मिक रिएक्शन एंड हाउ द रिस्पिरेशन इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन. ये क्वेश्चन आपके पहले चैप्टर में है, टाइप्स ऑफ रिएक्शन में. तो फोटोसिंथेसिस इंडोथर्मिक रिएक्शन क्यों है? बिकॉज इट एब्जॉर्ब द सनलाइट. एब्जॉर्ब होता है सनलाइट को, वो एब्जॉर्ब करता है, क्लोरोफिल एब्जॉर्ब करता है, इसलिए दैट इज इंडोथर्मिक. और तुम्हारा एनर्जी जो रिस्पिरेशन इज अ प्रोसेस इन विच एनर्जी इज रिलीज्ड, तो वहां जब एनर्जी रिलीज हो या हीट रिलीज हो तो वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है. ये क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी में भी है. तो जहां पे जिस रिएक्शन में हाँ एनर्जी रिलीज हो या हीट एज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट विल रिलीज, दैट इज एक्सोथर्मिक. जहां नहीं होगा, एब्जॉर्ब होगा, एंडोथर्मिक रिएक्शन होगा. और 90% डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज एन एंडोथर्मिक रिएक्शन. तो बीच में
तो ये बाद में क्वेश्चन पूछ सकते हो, अभी हम जब बता रहे हैं तो लिसन केयरफुली। अभी हम एसिड्स के बारे में बता रहे थे कि एसिड्स आर द सब्सटेंसेस विच प्रोड्यूस H प्लस आयन इन वाटर। तो जैसे सपोज करो कि HCl है, हाइड्रोजन क्लोराइड है, जो हमारे स्टोमक के इससे भी रिलीज होता है, स्टोमक की दीवार से। HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, मिनरल एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, दीज आर स्ट्रॉन्ग एसिड बिकॉज दे कंप्लीटली आयोनाइज इन वाटर, है ना। पार्शियल जो होता है आयोनाइज, दैट इज वीक एसिड। और वीक एसिड होता है कौन? प्लांट प्रोडक्ट और एनिमल प्रोडक्ट और वीक एसिड, जो प्लांट से ऑब्टेन हो या एनिमल्स के। हाँ हाँ, ऑर्गेनिक एसिड्स और वीक एसिड, राइट, वेरी गुड। तो वो जो है, अब हम जैसे तुम्हें बता रहे हैं कि दूसरा डेफिनेशन है अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस के अलावा। आर्हेनियस के हिसाब से डेफिनेशन है कि द सब्सटेंस विच गिव्स H प्लस आयन इन वाटर दैट इज नोन एज एन एसिड, या H प्लस वाटर के साथ मिल करके क्या बना देता है? देखो यहाँ पे H प्लस, स्क्रीनशॉट कर रहे हैं, ये स्क्रीन शेयर। हाँ, यहाँ हाइड्रोनियम आयन, वेरी गुड, H3O प्लस। उसको OH3 प्लस भी बुक में लिखा रहता है। देखो H प्लस वाटर से मिल करके ये बना दिया हाइड्रोनियम आयन। स्क्रीन शेयर कर रहे हैं, आप लोग अपने मोबाइल पे देखिएगा। तो H3O, कभी कभी एक नंबर का क्वेश्चन पूछ देता है कि व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ हाइड्रोनियम आयन, तो दिस इज H3O इज द हाइड्रोनियम आयन। तो अब दूसरा डेफिनेशन भी एसिड का है कि द कंपाउंड which have replaceable hydrogen atom is known as an acid। दूसरा डेफिनेशन क्या है एसिड्स का? कि द कंपाउंड्स which have replaceable hydrogen atom is known as acid। जितना रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम होता है उस एसिड में, उसको उसका बेसिसिटी कहा जाता है। द नंबर ऑफ रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम एन एसिड हैज, दैट इज कॉल्ड इट्स बेसिसिटी। उसकी बेसिसिटी कहलाती है। जैसे देखो यहाँ पे HCl में हाउ मेनी हाइड्रोजन एटम इज रिप्लेसेबल? 1। तो बेसिसिटी, तो इसका 1 है बेसिसिटी, तो इसको मोनोबेसिक एसिड बोलेंगे। कभी कभी क्वेश्चन आ जाएगा कि राइट 2 मोनोबेसिक एसिड, तो वहां पे घबराना नहीं है। मोनोबेसिक, मोनो मीन्स एक होता है, डाई माने 2 होता है, ट्राई मीन्स 3 होता है। तो यहाँ पे मोनोबेसिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज मोनोबेसिक एसिड बिकॉज इट हैज 1 रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम। अब यहाँ पे एक चीज और ध्यान दें, ये HCl है, ये H प्लस हाइड्रोजन आयन को ये प्रोटॉन डोनेट किया, और कौन सा क्लोराइड आयन यहाँ पे फॉर्म किया, H प्लस Cl माइनस। तो द कंपाउंड विच प्रोड्यूस H प्लस एंड आफ्टर दैट ये जो Cl माइनस बच गया, इस एसिड का कंजुगेट बेस कहलाता है। HCl से H प्लस निकल गया प्रोटॉन, यहाँ H प्लस निकल गया, H प्लस आयन, और जो रेडिकल बच गया क्लोराइड आयन, दैट इज नोन एज इट्स कंजुगेट बेस। आगे तुम पढ़ोगे किस में, ब्रॉन्स्टेड एंड लॉरी कंसेप्ट में पढ़ोगे कि द सब्सटेंस विच डोनेट्स प्रोटॉन इज एन एसिड एंड द सब्सटेंस विच एक्सेप्ट प्रोटॉन इज ए बेस। ये आर्हेनियस छोड़ के। तो यहाँ पे देखो मोनोबेसिक एसिड है HCl, इसमें से H प्लस निकल गया, तो बचा क्या? Cl माइनस। ये Cl माइनस HCl का कंजुगेट बेस कहलाएगा। दूसरा एग्जाम्पल है सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। यहाँ पे ये कितना रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम है इसमें? 2। तो इसका बेसिसिटी कितना हो गया? इट्स बेसिसिटी इज 2। अब यहाँ पे देखो ये 2H प्लस और SO4 2 माइनस। यहाँ पे इसका कंजुगेट बेस क्या है? सल्फ्यूरिक एसिड का कंजुगेट बेस कौन सा होगा? SO4, राइट, समझ में आ गया। HNO3 नाइट्रिक एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड, HNO3, यहाँ H प्लस निकल गया, प्रोटॉन यहाँ से निकल गया, बच गया नाइट्रेट NO3 माइनस। तो नाइट्रिक एसिड का NO3 का HNO3 का कंजुगेट बेस क्या हो गया? नाइट्रेट। समझ में आया ये? तो ये है ब्रॉन्स्टेड एंड लॉरी कंसेप्ट। दिस इज ब्रॉन्स्टेड एंड लॉरी कंसेप्ट कि जो डोनेट करेगा प्रोटॉन और उसके बाद जो रेडिकल बचेगा दैट इज इस कंजुगेट बेस, और जो एक्सेप्ट करता है प्रोटॉन वो एसिड हो जाता है। जैसे यहाँ पे देखो Cl माइनस आयन H प्लस एक्सेप्ट करके HCl बना दिया, तो यहाँ पे क्लोराइड आयन दैट विल बी ए बेस। सल्फेट 2 माइनस H प्लस एक्सेप्ट करके H2SO4 बना रहा है, तो यहाँ पे ये सल्फेट रेडिकल बेस हो जाएगा। मतलब ब्रॉन्स्टेड लॉरी कंसेप्ट के हिसाब से, ये आर्हेनियस के हिसाब से नहीं है। अभी हम आपको बता रहे थे कि ये जो HCl है ये H प्लस
निकलता है इससे, और ये वाटर के साथ मिलकर के कौन सा आयन बना देता है? एच, हाइड्रोनियम आयन। देखो ऊपर, हाँ, H प्लस प्लस वाटर मिलकर के हाइड्रोनियम आयन। तो जो कंपाउंड वाटर में H प्लस प्रोड्यूस करता है, जो कंपाउंड और हाइड्रोनियम आयन का फॉर्मेशन करता है, दैट इज नोन एज एन एसिड अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? हाँ। अब एक चीज क्या बताए कि जितना रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम है, जितना भी रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम जिस एसिड में होता है, उसको उसका क्या बोलते हैं? बेसिसिटी, या उसको मोनोप्रोटिक भी बोला जाता है। मोनोबेसिक या मोनोप्रोटिक, डाइबेसिक या डाइप्रोटिक, ट्राइबेसिक या ट्राइप्रोटिक। प्रोटिक क्यों बोला गया? क्योंकि प्रोटॉन से रिलेटेड। H प्लस को प्रोटॉन भी बोला जाता है। H प्लस इज ऑल्सो नोन एज प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, एटम इज मेड अप ऑफ 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स, जानते हो ना? तो H प्लस इज ऑल्सो नोन एज प्रोटॉन। तो वहां पे जिस एसिड में जितना रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम होगा, दैट इज नोन एज इट्स बेसिसिटी, या उसका वो प्रोटिक भी बोला जाता है। जैसे HCl को मोनोप्रोटिक बोलेंगे, HNO3 को मोनोप्रोटिक, मोनो मीन्स एक, और एक प्रोटॉन वो रिप्लेस करेगा, एक हाइड्रोजन रिप्लेस करेगा। इज इट क्लियर? समझ में आया इतना चीज? अब हमारा किसका? हाँ, वही बेसिसिटी 1 हो गया। जैसे HCl का बेसिसिटी 1 हो गया, HNO3 का बेसिसिटी 1 हो गया, सल्फ्यूरिक एसिड का 2 हो जाएगा। हाँ, फिर कार्बोनिक एसिड H2CO3 का 2 हो जाएगा, 2 रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम है। या फिर हम कार्बोनिक एसिड H3PO4 कार्बोनिक एसिड है, ये सॉरी फॉस्फोरिक एसिड है, तो H3PO4 में 3 रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम है, तो उसका 3 बेसिसिटी हो गया। समझ में आया? इज इट क्लियर? अब हम आते हैं, हाँ, अब जैसे देखो, स्ट्रॉन्ग एसिड्स और मिनरल एसिड्स, उसमें HCl, HNO3, H2SO4 ये सब आता है। वीक एसिड्स, जितना भी ऑर्गेनिक एसिड्स है, जो प्लांट प्रोडक्ट है या एनिमल प्रोडक्ट है, वीक एसिड, जैसे फॉर्मिक एसिड है, एस्टिक एसिड है, साइट्रिक एसिड है, ऑक्जेलिक एसिड है, टार्टारिक एसिड है। अब सबसे पहले बहुत सारे चीजों में कौन सा एसिड पाया जाता है, ये पूछा जाता है आपसे, एक दो क्वेश्चन पूछा जाता है। तो क्योंकि आज बहुत सारे क्लास हमारे साथ हैं, हम अपने सेक्शन को पढ़ाया है, लेकिन आज बहुत सारे क्लास मिले हुए हैं, तो मैं बता रहा हूं। जैसे टेमेरिंड है, इमली, तो टार्टारिक एसिड पाया जाता है। एप्पल में मैलिक एसिड पाया जाता है। जितना भी साइट्रस फ्रूट है ना, उसमें साइट्रिक एसिड पाया जाता है। दूसरा चीज है वो टोमेटो, ऑक्जेलिक एसिड है। रेड एंड्स के टेल में, लाल चींटी जो काट लेती है, स्टिंग करती है, उसमें फॉर्मिक एसिड होता है। हाँ, यस, जिसको मिथनोइक एसिड भी बोला जाता है। दूसरी चीज, हनी बी के स्टिंग में, जो मधुमक्खी काटती है, स्टिंग करती है, उसमें कौन सा एसिड पाया जाता है? फॉर्मिक एसिड, HCOH। हाँ, या उसको IUPAC में मिथनोइक एसिड बोला जाता है। दूसरा, विनेगर, डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड, विनेगर में एसिटिक एसिड होता है, CH3C। ये जितना एसिड हमने अभी बताया ना, फॉर्मिक एसिड, एसिटिक एसिड, ये सब मोनोबेसिक है, लास्ट का हाइड्रोजन रिप्लेसेबल है। जैसे HCOOH, तो यहाँ का शुरू का हाइड्रोजन रिप्लेसेबल नहीं है। इसमें ऑर्गेनिक एसिड में लास्ट का जो कार्बोक्सिल ग्रुप है, COOH, लास्ट का हाइड्रोजन जो है वो रिप्लेसेबल है। समझे? तो यहाँ पे मोनोबेसिक हो गया फॉर्मिक एसिड। एस्टिक एसिड भी में लास्ट में CH3COOH, H जो है लास्ट का वो रिप्लेसेबल है, दैट इज मोनोबेसिक एसिड। दूसरी चीज क्या है कि स्ट्रॉन्ग एसिड कंप्लीटली डिसोसिएट इनटू आयंस इन वाटर, और जो वीक एसिड होता है वो पार्शियल डिसोसिएट इनटू वाटर, दैट इज नोन एज वीक एसिड। ये जनरल इसमें है। अब आपको हम उसका प्रॉपर्टीज बता रहे हैं। व्हाट इज द प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड? सबसे पहले जानो कि एसिड जो है एक लैटिन वर्ड से बना है। लैटिन वर्ड में एसिडस का मतलब होता है सावर, खट्टा। कोई भी चीज अगर खट्टा है, सावर है, इट मीन्स इट कंटेन्स एन एसिड। लेकिन हमें किसी भी चीज को ये टेस्ट करके नहीं देखना चाहिए। वी शुड नॉट टेस्ट एनी एसिड दैट इट इज सावर और नॉट, बिकॉज इट इज मोर डेंजरस। इट इज मोर डेंजरस देन ए वेपन। किसी बंदूक की गोली से भी ज्यादा खतरनाक होता है हमारा ये कंसंट्रेटेड एसिड। इसलिए कभी भी स्ट्रॉन्ग एसिड को ये सोच के कि एसिड है, खट्टा है, चेक चेक करके लैब में देखे, नहीं, नेवर। यू शुड नॉट टेस्ट एनी एसिड बिकॉज इट इज corrosive in nature।
और बहुत ही खतरनाक होता है, जला देता है हमारे बॉडी को, डीप पेनिट्रेट कर जाता है। इसीलिए हम बता रहे हैं कि एसिड जो होता है कॉन्सेंट्रेट से हम जब डाइल्यूट करते हैं तो उसका एक प्रोसेस है। क्या प्रोसेस है? हम एसिड में पानी नहीं मिलाते हैं। जब हम डाइल्यूट करते हैं एसिड को तो व्हाट डू आई डू, हम क्या करते हैं, एसिड में पानी नहीं मिलाना चाहिए। हाँ, कभी भी, बिकॉज हाँ यह हाँ विगरस रिएक्शन टेक्स प्लेस, बहुत विगरस रिएक्शन होता है। और कभी भी डाइल्यूट करने टाइम में चेहरा सामने नहीं रखना चाहिए किसी कंटेनर के, इसलिए कि वो स्प्लश करके चेहरे पे पड़ सकता है, आपका आंख डैमेज हो सकता है, चेहरा जल सकता है। इसलिए जब भी हम डाइल्यूट करते हैं एसिड को तो पानी में ड्रॉप बाय ड्रॉप एसिड को पोर करते हैं, वो भी डायरेक्ट नहीं पोर करते हैं, किसी ग्लास रॉड के ऊपर उसको पोर करते हैं, गिराते हैं, और धीरे धीरे वो एसिड पानी में और स्टीयर करते जाते हैं, मिलाते हैं। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन टेक्स प्लेस, हीट इज इवॉल्व। यहीं पे देखो क्वेश्चन कभी कभी पूछा जाता है कि डाइल्यूशन ऑफ एन एसिड इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन और इंडोथर्मिक रिएक्शन। क्या है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन, राइट। हाँ हाँ, एक्सोथर्मिक, हीट इवॉल्व होता है जब डाइल्यूशन करोगे एसिड का तो हीट जो है वो देखोगे कंटेनर गर्म हो जाता है। कभी तुम डिटर्जेंट को अपने हाथ पे रख के पानी डालो, देखोगे यू कैन नॉट टॉलरेट, यू बर्दाश्त नहीं कर सकते हो तुम उसके हीट को, बिकॉज हीट इज इवॉल्व, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। डिटर्जेंट पे पानी डालोगे, हाथ पे रख के देखोगे हाथ जलने लगता है, हीट इवॉल्व होता है। तो दैट इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन, जहां और टेम्परेचर इंक्रीज करता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन में, और टेम्परेचर जहां लोअर्ड हो जाए वो एंडोथर्मिक रिएक्शन। जैसे नाइन्थ में पढ़े थे कि इवापोरेशन ऑलवेज कॉजेज कूलिंग, तो जहां पे कूलिंग हो रहा है एंडोथर्मिक रिएक्शन होगा, टेम्परेचर विल बी लोअर्ड, वहां पे टेम्परेचर लो हो जाता है। अब हम यहाँ पे एक चीज आते हैं यहाँ पे कि जब हम किसी चीज को, एसिड को या किसी कंपाउंड को टेस्ट कर नहीं करेंगे कि वो खट्टा है तब एसिड है, तो हम कैसे टेस्ट करेंगे? तो उसके लिए एक इंडिकेटर होता है। यस, तो उसके लिए एक इंडिकेटर होता है। हाँ, यूनिवर्सल इंडिकेटर दूसरा चीज है। जनरल इंडिकेटर के वो मतलब एसिड एसिड है कि बेस है कि वो न्यूट्रल सॉल्यूशन है अगर, तो एक, हाँ हाँ, लिटमस पेपर होता है जो प्लांट लाइकेन प्लांट से ऑब्टेन करते हैं। इट इज ऑब्टेन बाय द लाइकेन प्लांट, LICHEN, लाइकेन प्लांट से ऑब्टेन करते हैं ब्लू लिटमस पेपर एंड रेडलेस। हाँ हाँ बोलो। यस यस यस, नेचुरल इंडिकेटर है, मैन मेड नहीं, उस प्लांट से ऑब्टेन करते हैं। वो मैन मेड तुम्हारा मिथाइल मिथाइल ऑरेंज है, फेनोप्थिलीन, ये सब तुम्हारा हाँ मैन मेड है। तो ये नेचुरल इंडिकेटर है जो प्लांट से ऑब्टेन करते हैं। तो ये क्या होता है कि ब्लू लिटमस पेपर अगर एसिडिक मीडियम में डालोगे तो डेट विल टर्न टू रेड, और बेसिक मीडियम में अगर ब्लू लिटमस पेपर डालोगे तो इट विल नॉट टर्न, दैट विल रिमेन द सेम। रेड लिटमस पेपर डालोगे तो दैट विल टर्न टू ब्लू, बेसिक मीडियम में। हाँ, तो ये हो गया नेचुरल इंडिकेटर। कुछ इंडिकेटर होता है ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर, जैसे तुम्हारा ऑल्फैक्टरी स्मेल से, वो नारियल है, वैनिला है, क्लोव है, हाँ है ना, क्लोव वाइल है, लॉन्ग वाइल, लौंग का तेल, ये सब वो क्या करता है कि एसिडिक और बेसिक मीडियम में अपना स्मेल चेंज कर देता है। तो दैट इज कॉल्ड ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर, ठीक है। और एक एक होता है यूनिवर्सल इंडिकेटर, जो तुम्हें किसी सॉल्यूशन के इसको, हाँ हाँ, वो स्ट्रेंथ बताता है। वो तुम्हें ये नहीं बताएगा, हाँ वो स्ट्रेंथ बता देगा। हाँ, जैसे तुम सोचो कि कोई एक पीएच स्केल होता है, पीएच जो 0 से 7, लेस देन 7 अगर होगा एसिडिक होगा, और मोर देन 7 होता है अप टू 14, और इक्वल टू 7 हुआ तो न्यूट्रल, ठीक है। तो ये, हाँ, तो दीज आर द इंडिकेटर्स। लिसन, अब हम उसका प्रॉपर्टीज, आपके एसिड का फिजिकल प्रॉपर्टीज बताने जा रहे हैं कि ऑल एसिड्स आर साउर इन टेस्ट, खट्टा होता है, जितना भी एसिड होगा सब खट्टा होगा। दूसरा, ये ब्लू लिटमस पेपर को क्या कर देगा, डेट विल कन्वर्ट टू रेड, ठीक है। और दूसरा क्या है, मिथाइल ऑरेंज एक नेचुरल इंडिकेटर नहीं है, मैनमेड इंडिकेटर है, उसके कलर को रेड कर देता है। मिथाइल ऑरेंज में को का 2-3 ड्रॉप अगर हम एसिड पे डालेंगे
तो दैट विल कन्वर्ट टू रेड हो जाता है, राइट। यस। दूसरा क्या है, इट इज क्रोसिव इन नेचर, क्रोसिव होता है ना। एसिड्स आर क्रोसिव इन नेचर, इसलिए हम कहा कि कभी भी कंसंट्रेटेड एसिड जो है हमें स्किन पे गिर जाए तो तुरंत पानी डाल देना चाहिए उस पे, तुरंत, या नहीं तो कोई बेस जो है उसके ऊपर रब करना चाहिए, या नहीं तो पानी से धो लेना चाहिए तुरंत। दूसरा चीज, ये क्रोसिव इन नेचर। दूसरा क्या है, कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी, एसिड कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी, हाँ, जो इलेक्ट्रोलाइट्स हो जाता है। जैसे मान लो कोई प्योर, हाँ, प्योर वाटर में अगर हम बैटरी जोड़ करके बल्ब लगा दे, स्विच ऑन करें, तो वो बल्ब नहीं जलता है। लेकिन अगर उसमें हम फ्यू ड्रॉप्स ऑफ एसिड डाल दें तो, हाँ, हाँ, या नमक, सॉल्ट भी, आइंस, एक्सचेंज ऑफ आइंस होता है, तो वहां पे एसिड डालने पे भी वो बल्ब जलने लगता है। इट मीन्स कि एसिड आर गुड कंडक्टर ऑफ, इट कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज एसिड का क्या क्या जाने, इट इज सावर इन टेस्ट, corrosive in nature, it turns blue litmus paper red, it turns methyl orange red। 5 फिजिकल प्रॉपर्टीज जाने। इज इट क्लियर? हाँ हाँ, ठीक, ओके। अब आइए केमिकल प्रॉपर्टीज पे। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड में आइए कि रिएक्टिव मेटल जो होता है वो एसिड के साथ रिएक्शन करके सॉल्ट बनाता है और हाइड्रोजन गैस देता है। रिएक्टिव मेटल एसिड के साथ रिएक्शन करके क्या बनाता है, सॉल्ट, रिस्पेक्टिव सॉल्ट बनाएगा। और वो, हाँ, जैसे देखो स्क्रीन शेयर करना, हम रिएक्शन लिख रहे हैं, जैसे जिंक है, Zn प्लस HCl, Zn प्लस HCl। हाँ, तो अभी ये बनेगा क्या, कौन सॉल्ट बनेगा, प्लस हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस निकला। अब देखो यहाँ पे हाइड्रोजन गैस गैस के फॉर्म में निकल रहा है, इसलिए एरो हम ऊपर दे रहे हैं। व्हाट इज द टेस्ट ऑफ हाइड्रोजन, इफ यू विल ब्रिंग द ग्लोइंग स्प्लिंटर नियर इट, इट विल बॉन्ड विद द पॉपिंग साउंड, जानते हो ना। हाँ, यस, एक्सप्लोसिव मिक्सचर बनाता है, राइट। अब देखो मैग्नीशियम, Mg प्लस H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन करा रहा है, रिस्पेक्टिव सॉल्ट बनाएगा सल्फेट सॉल्ट, MgSO4 बना, NaOH, विच गैस इज रिलीज, हाइड्रोजन गैस इज रिलीज। स्क्रीन पे शेयर कर रहे हो, आ रहा है स्क्रीन पे, ओके, ठीक है। हाँ, क्या हो रहा है, बोलो, स्क्रीन पे आ रहा है ना तुम्हारे, हाँ ठीक, हाँ ठीक है, ओके। तो MgSO4 प्लस H2 हाइड्रोजन गैस निकला, राइट। अब देखो ये हुआ तुम्हारा रिएक्टिव मेटल के साथ, हाँ, रिएक्टिव मेटल के साथ। अब तुम्हें हम बता रहे हैं कि मेटल कार्बोनेट, मेटल कार्बोनेट के साथ अगर एसिड का रिएक्शन होगा तो विच गैस विल रिलीज, जो आया था तुम्हें एग्जाम में संडे, हाँ, संडे एग्जाम में, लिसन, हाँ सुनो, हाँ, संडे एग्जाम में आया था कि एक कंपाउंड है, मेटल कार्बोनेट है कोई, जो एसिड के साथ रिएक्शन करके प्रोडक्ट में सॉल्ट देता है, कैल्शियम क्लोराइड, आया था ना ये क्वेश्चन। और कौन सा गैस रिलीज होता है, तो तुम्हें सपोज, तो तुमने लिखा था CaCO3 मेटल कार्बोनेट रिएक्ट विद द HCl दैट गिव्स CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड प्लस H2O प्लस CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस, है ना, ये कार्बन डाइऑक्साइड। अब बैलेंस, ये इक्वेशन बैलेंस नहीं है, हम 2HCl करेंगे तब बैलेंस होगा, वो बैलेंसिंग तुम सीख चुके हो ऑलरेडी, ये तुम्हारा बैलेंस इक्वेशन नहीं। तो यहाँ पे मेटल कार्बोनेट एसिड के साथ रिएक्शन करके, हाँ, दैट गिव्स व्हाट, सॉल्ट देगा। और हाँ, करस्पॉन्डिंग सॉल्ट, राइट, वेरी गुड, करस्पॉन्डिंग सॉल्ट, मतलब HCl है तो क्लोराइड सॉल्ट देगा, सल्फेट है तो सल्फेट सॉल्ट देगा, नाइट्रेट है तो वो नाइट्रेट सॉल्ट देगा, ठीक है। तो दिस विल फॉर्म द करस्पॉन्डिंग सॉल्ट, CO2 विल रिलीज। अब तुम जानो कि CO2 ऐसा गैस है जो जलने में मदद नहीं करता है, इसको फायर एक्सटिंग्विशर में यूज करते हैं, बट इसका जो डिस्टिंग्विश टेस्ट है, व्हाट इज द डिस्टिंग्विश टेस्ट, इट टर्न्स लाइम वाटर मिल्की। बहुत पूछता है, मेटलर्जी तुम्हारा चैप्टर खत्म कर दिया है, लेकिन ये याद रखो कि व्हेन CO2 इज पास्ड इन द लाइम वाटर इट टर्न्स मिल्की। और इससे पहले चैप्टर में तुम प्रिसिपिटेट रिएक्शन पढ़े हो कि प्रिसिपिटेट इज
a solid form. When two substances react, a third insoluble substance is formed. That is called PPT या precipitate. तो ये this reaction is also PPT reaction. जब CO2 को लाइम वाटर में पास करते हैं तो it turns milky and due to the formation of which insoluble substance कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 बनता है, insoluble होता है पानी में, जिसके वजह से वो मिल्की हो जाता है। और अगर हम एक्सेस CO2 बबल कर दें लाइम वाटर में तो ये मिल्कीनेस गायब हो जाता है। जैसे देखो हम रिएक्शन लिख रहे हैं लाइम वाटर पे, यस देखो यहाँ पे लाइम वाटर CaOH2 हो गया, CaOH2 लाइम वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड हम उसमें पास किए तो CaCO3 हाँ एरो नीचे दिया, एरो नीचे किसका दिया जाता है, प्रेसिपिटेट का, तो ये पीपीटी बन गया। लेकिन हाँ यस इनसॉल्युबल सब्सटेंस। लेकिन अगर हम यही कुछ आपको बोले कि व्हेन CO2 इज बबल्ड इन द एक्सेस CO2 इज बबल, अगर हम एक्सेस तो ये जो तुम्हारा प्रोडक्ट है CaCO3 प्लस H2O उसमें CO2 जोड़ दो, यहाँ पे जो प्रोडक्ट तुम्हारा आया CaCO3 प्लस H2O उसमें एक्सेस CO2 में CO2 ऐड कर दो तो ये सॉल्युबल सब्सटेंस बन जाता है कैल्शियम बाइकार्बोनेट CaHCO3 होल 2। ये सॉल्युबल होता है वाटर में, जिसकी वजह से पीपीटी खत्म हो जाता है और मिल्कीनेस डिसअपियर हो जाता है। यस इज इट क्लियर? तो ये जो दो इक्वेशन हमने लिखा है स्क्रीन पे, दैट इज द टेस्ट ऑफ लाइम वाटर। ये कार्बन डाइऑक्साइड का डिस्टिंग्विश टेस्ट है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड दैट क्वेश्चन इज आस्क्ड इन मेनी एग्जामिनेशन। कितने एग्जामिनेशन में ये पूछा गया है CO2 का डिस्टिंग्विश टेस्ट। तो अभी हम एसिड के प्रॉपर्टीज में बता रहे थे कि कार्बोनेट एसिड के साथ रिएक्शन करके क्या दे रहा है, रिस्पेक्टिव सॉल्ट एंड कार्बन डाइऑक्साइड। अगर दूसरा रिएक्शन लिखो, दूसरा जैसे सपोज करो तुम्हारा MgCO3 प्लस H2, हाँ MgCO3 प्लस H2SO4, देन व्हाट MgCO3 मैग्नीशियम कार्बोनेट प्लस H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड डाइल्यूट H2SO4, तो ये सॉल्ट बनेगा MgSO4 बनेगा, मैग्नीशियम सल्फेट प्लस H2O प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हुआ। तो इस तरह से कार्बोनेट मेटल कार्बोनेट एसिड के साथ रिएक्शन करके रिस्पेक्टिव सॉल्ट बनाता है और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है। अब देखो यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना, अभी ये केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड है, लेकिन तुम जब सॉल्ट पढ़ोगे तो वहां सॉल्ट के प्रिपरेशन में आ जाएगा ये। जैसे मैग्नीशियम सल्फेट बन रहा है, ये सॉल्ट बन रहा है, उससे पहले जिंक क्लोराइड बना, वो भी सॉल्ट बना ना, तो वहां पे प्रिपरेशन ऑफ सॉल्ट में ये आ जाएगा। ये एसिड की प्रॉपर्टीज जो केमिकल प्रॉपर्टीज है वहां सॉल्ट के प्रिपरेशन में ये यूज आ जाएगा। होगा ना कि नहीं होगा? होगा। अब जैसे हाँ, अब जैसे देखो तुमको हमने अभी बताया था कि रिएक्टिव मेटल एसिड के साथ रिएक्शन करके सॉल्ट एंड हाइड्रोजन देता है। तुम्हारा बेस की प्रॉपर्टीज में जाओगे तो कुछ मेटल्स है जो बेस के साथ भी रिएक्शन करके सॉल्ट देता है और हाइड्रोजन गैस निकलता है। जैसे देखो जिंक Zn, जिंक NaOH के साथ बेस के साथ रिएक्शन कर रहा है, वहां एसिड के साथ रिएक्शन किया था तो जिंक क्लोराइड एंड हाइड्रोजन दिया था। यहाँ जिंक बेस के साथ रिएक्शन कर रहा है तो Na2ZnO2 सोडियम जिंकेट एक सॉल्ट बना रहा है, Na2ZnO2 और हाइड्रोजन गैस निकला। ये भी समझ में आया? तो यहाँ पे मेटल जिंक एसिड के साथ भी रिएक्शन किया और बेस के साथ भी रिएक्शन करके सॉल्ट बना रहा है, तो ऐसे मेटल को एम्फोट्रिक मेटल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एम्फोट्रिक मेटल। द मेटल विच रिएक्ट विद एसिड एज वेल एज बेस एंड फॉर्म सॉल्ट एंड रिलीज हाइड्रोजन, दैट मेटल इज नोन एज एम्फोट्रिक मेटल्स। समझ में आया? इज इट क्लियर? अल्युमिनियम भी होता है Al, हाँ Al प्लस NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करेगा तो NaLO2 सोडियम एल्यूमिनेट हाँ सोडियम एल्यूमिनेट सोडियम एल्यूमिनेट NaLO2 सोडियम एल्यूमिनेट एंड हाइड्रोजन गैस इज रिलीज। तो इस तरह से सोडियम एल्युमिनियम और जिंक एसिड के साथ भी रिएक्शन करके सॉल्ट एंड हाइड्रोजन दे रहा है, बेस के साथ भी ये सॉल्ट NaLO2 सोडियम एल्यूमिनेट और सोडियम जिंकेट बनाया और हाइड्रोजन गैस रिलीज हुआ। तो ऐसे मेटल्स को एम्फोटिक मेटल्स कहते हैं।
और एम्फोटिक मेटल्स में कौन कौन आता है? जिंक, एल्युमिनियम, टीन, लेड, ZnAl, SnPb, समझे? ये सब एम्फोटिक मेटल्स होता है। नेक्स्ट पे आ जाओ, कार्बोनेट के बाद अब आ जाओ इस पे, सल्फाइड पे। मेटल सल्फाइड when react with the acid, then respective salt is formed and which gas is released? H2S, right? जहां देखो आयरन सल्फाइड FeS प्लस HCl, ये ये सल्फाइड, मेटल सल्फाइड को एसिड के साथ रिएक्शन किया तो FeCl2 बन गया, आयरन 2 क्लोराइड बन गया, और H2S हाइड्रोजन सल्फाइड, यह गैस का फॉर्मेशन हुआ जिसका स्मेल रॉटन एग्स के जैसा होता है। तो दिस इज द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एन एसिड। इज इट क्लियर? समझ में आया ये? मेटल मेटल ऑक्साइड अगर एसिड के साथ रिएक्शन कर रहा है तब क्या होगा? जैसे सपोज करो CaO प्लस HCl, देन विच सॉल्ट विल बी फॉर्म? CaCl2। हाँ, और वहां पे हाइड्रोजन के जगह पे H2O फॉर्म करेगा, समझे? यस, इज इट क्लियर? समझ गए? जैसे ZnO प्लस H2SO4, तो यहाँ पे जिंक सल्फेट बन जाएगा, ZnSO4 प्लस H2। अब ये जो तुम्हारा बन रहा है जिंक सल्फेट, कैल्शियम क्लोराइड, आयरन 2 क्लोराइड, ये सब क्या है? दिस इज सॉल्ट। तो सॉल्ट का डेफिनेशन जब पढ़ोगे तो पढ़ोगे वहां पे के द सब्सटेंस which is formed by reaction of the reactive metal and acid, that is called salt. The substance which is formed by the metal carbonate and reaction of acid, that form a salt. तो वहां पे salt के डेफिनेशन में भी वो आ जाएगा, समझे? और salt की फैमिली होती है, सॉल्ट की फैमिली होती है, जैसे क्लोराइड फैमिली, सल्फेट फैमिली, नाइट्रेट फैमिली, ये सब फैमिली ऑफ द सॉल्ट्स है, समझे? अब आ जाइए नेक्स्ट, एसिड के बाद हम आ जाते हैं, ये सब केमिकल प्रॉपर्टी समझ में आ गया, एसिड का फिजिकल प्रॉपर्टी समझ में आ गया। अब आ जाइए बेस पे, बेस पर फिजिकल प्रॉपर्टीज में आ जाओ के द सब्सटेंस विच गिव्स OH आयन इन वाटर इज नोन एज बेस। बेस का डेफिनेशन और हेनियस के हिसाब से क्या हो गया? द सब्सटेंस विच प्रोड्यूस OH आयन इन वाटर इज नोन एज बेस। और किसको बेस बोलते हैं? मेटल ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड इज नोन एज बेसिस। जैसे मेटल का ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड, दैट इज कॉल्ड बेसिस। क्यों मेटल के ऑक्साइड को बेस बोला जाता है, बता सकते हो? क्योंकि वाटर के साथ मिल करके दैट फॉर्म द हाइड्रोक्साइड। जैसे MgO प्लस H2O, दैट फॉर्म्स MgOH होल 2, बनाता है ना? Na2O प्लस H2O, दैट विल फॉर्म NaOH। तो इस तरह से मेटल ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड इज नोन एज बेसेस एंड वाटर सोल्यूबल बेसेस इज नोन एज अल्कली। जो बेसेस, हाँ, जो बेस वाटर में सोल्यूबल होता है उसको हम अल्कली बोलते हैं। जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटासियम हाइड्रोक्साइड स्ट्रॉन्ग बेसेस है, इसलिए उसको हम क्या बोलते हैं? दैट इज नोन एज अल्कलीज। और जो वाटर सोल्यूबल बेसेस नहीं, जैसे अल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड वगैरह है, उसको सिर्फ हम बेस बोलेंगे। इज इट क्लियर? तो जो वाटर सोल्यूबल बेस है उसको अल्कली बोला जाता है, और स्ट्रॉन्ग बेसेस में सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटासियम हाइड्रोक्साइड। एसिड जो होता है दैट इज बिटर इन टेस्ट, सॉरी, बेसेस आर बिटर इन टेस्ट। जैसे एसिड्स आर सावर इन टेस्ट, तो बेसेस बिटर इन टेस्ट, तीता होता है, बिटर, है ना? और दे आर ऑल्सो क्रोसिव इन नेचर, दे आर, और यस, सोपी इन नेचर, राइट, चिकना होता है। दे आर सोपी इन टच, दे आर सोपी इन टच, SOAPY, सोपी, चिकना। और दूसरा क्या है यहाँ पे? हाँ बोलो, क्या बोले? कुछ पूछ रहे हो क्या? आर यू आस्किंग? हाँ, आगे बढ़, कोई बीच में कोई डिस्टर्ब करता है। हाँ सुनो, अब हम बता रहे थे कि ये बेस का प्रॉपर्टी इज कोरोसिव इन नेचर एंड दे आल्सो कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। जैसे एसिड ने इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट किया, उसी तरह बेस भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। अगर वहां पे इलेक्ट्रिसिटी नहीं पास कर रहा है तो जैसे सॉल्ट मिला दोगे या बेस मिला दोगे उसमें, तो वो भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने लगता है, बिकॉज इन मूव्स, वहां पे आयंस का एक्सचेंज होने लगता है। दूसरी चीज, यहाँ पे एक क्वेश्चन हम आपसे पूछा था, फिर पूछ रहे हैं कि हर वो कंपाउंड जिसमें OH है क्या वो बेस होगा?
हर वो कंपाउंड जिसमें नहीं है, नहीं जरूरी है, तो क्योंकि वो द सब्सटेंस ओनली प्रोड्यूस OH आयन इन वाटर दैट विल बी नोन एज बेस अकॉर्डिंग टू द आर्हेनियस। और वो भी क्वेश्चन उसमें भी एसिड में भी आता है कि हर वो कंपाउंड जिसमें एक हाइड्रोजन हो, क्या वो एसिड होगा? नहीं, जैसे नहीं, क्यों? दैट विल नॉट प्रोड्यूस H प्लस आयन। जैसे ग्लूकोज है C6H12O6, उसमें भी H है, लेकिन वो H प्लस आयन नहीं प्रोड्यूस करता है, दैट इज वाई इट विल नॉट। हाँ, अल्कोहल भी हो गया तुम्हारा C2H5OH, तो न वो H आयन देगा ना H प्लस आयन देगा, so that is why it is not an acid and it is not a base। तो ये दिस इज द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेस। केमिकल प्रॉपर्टीज हमने आपको बताया है कि जिंक बेस के साथ NaOH के साथ रिएक्शन करके Na2ZNO2 दे रहा है और हाइड्रोजन गैस दे रहा है। अल्युमिनियम मेटल बेस के साथ रिएक्शन करके सोडियम अल्यूमिनेट दे रहा है और हाइड्रोजन गैस। तो वहां पे ये उसका जो हो गया, क्या हो गया? दिस इज द केमिकल प्रॉपर्टीज। दूसरा केमिकल प्रॉपर्टीज हम बता रहे हैं कि जैसे सपोज करो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एक बेस है और नॉन मेटेलिक ऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करके वो क्या दे रहा है उधर? अभी जैसे लाइम वाटर टेस्ट में हमने बताया कि CaOH होल टू क्या है? प्लस CO2 दैट विल गिव CaCO3 प्लस H2O। तो वहां पर PPT बना रहा है, इनसॉल्युबल कैल्शियम कार्बोनेट बना रहा है, दैट इज कॉल्ड प्रिसिपिटेट रिएक्शन। तो वहां पे दिस इज द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस। इज इट क्लियर? तो हाँ, तो ठीक है, आज आपका क्लास मैं यहीं पे खत्म कर रहा हूं।